नमस्कार, आई एम डॉक्टर अंकिता दुबे, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं आज आप लोगों से दो बीमारियों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जिसको गर्भाशय या बच्चेदानी में गांठ बोलते हैं, और दूसरा एडिनोमायोसिस, यूट्राइन एडिनोमायोसिस, जिसको गर्भाशय में हम हिंदी भाषा में बोलते हैं गर्भाशय में सूजन आ जाना। ये दो बीमारियां मोस्टली चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं, 35 ईयर्स टू 65 ईयर्स एज तक, 35 साल से 65 साल तक की फीमेल्स में मोस्टली ये होती हैं, और पेशेंट्स भी मोस्टली इसी कैडर में फॉल करते हैं। इनके हम पहले कारण जान लेते हैं। इनके जो कारण हैं वो मोस्टली हेरिडिटरी भी हो सकता है, जैसे किसी स्त्री को ये हो रहा है, गर्भाशय में गांठ है या सूजन आ रही है, तो उसके फैमिली में किसी को, जैसे उसकी मदर को या उसकी किसी बहन को, कज़न को, इन सब को हो सकता है। एक हेरिडिटरी इसका कारण है। दूसरा इसका कारण है हार्मोनल। मोस्टली ये 99% हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है। हर स्त्री में दो हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन। किसी के उसमें ईस्ट्रोजन का बढ़ जाने या प्रोजेस्टेरॉन के कम हो जाने से मोस्टली ये गांठ होती है। और ये गांठ के वजह से जैसे मासिक ख़त्म हो जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल 60 साल 65 साल के बाद ये अपने मन से गांठें छोटी होने लगती हैं, क्योंकि हार्मोनल की वजह से होती हैं। तीसरा इसका कारण है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, जिसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स या ऐसा, उसके वजह से भी कभी कभी किसी किसी के यूट्रस में वो रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसके वजह से भी ये गांठ बन सकती है, या जो मैंने बोला एडिनोमायोसिस, ये हो सकता है। अब हम इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स में पहला सिम्टम होगा कि अगर आपके गर्भाशय में गांठ है या सूजन है, तो पहला आपको मासिक ज़्यादा आ रहा है, मतलब पहले आप 3 बार कपड़ा बदल रहे थे तो अब आप 5 बार कपड़ा बदलना पड़ रहा है, या पैड जो भी आप बदलते हैं वो 5 बार बदलना पड़ रहा है। दूसरा, इसको बोलते हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दूसरा होता है फ्रीक्वेंट पीरियड्स का आ जाना, मतलब 25 दिन में आ रहा था, 25 दिन की साइकिल थी, अभी 15 या 20 दिन में आ जा रहा है बार बार। तीसरा, गर्भाशय में जो ये मासिक में आपके गांठ पड़ रहे हैं, खून के गट्ठे पड़ रहे हैं। चौथा, ये मासिक के सारे सिम्टम्स हो गए। उसके अलावा पेट में दुखना, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। उसके अलावा पेशेंट को लगता है कि भारी भारीपन लग रहा है, खाना खाने के बाद गैस जैसा लगता है। ये सब भी गर्भाशय में गांठ होने के या गर्भाशय में सूजन होने के सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा इसमें ये होता है कि जो गर्भाशय है उसके सामने ही पेशाब की थैली और पीछे लैट्रिन का रास्ता है, तो अगर गर्भाशय में गांठ आगे की तरफ है तो पेशेंट ऐसे भी आ सकता है कि उसको पेशाब ज़्यादा आ रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, या उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लैट्रिन साफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे अगर फाइब्रॉइड है तो उस पर प्रेशर चेंजेस, उस पर दबाव डालेगा तो लैट्रिन साफ़ नहीं हो पाएगी। ये इसके सारे सिम्टम्स हो गए। अब इसके हम आते हैं डायग्नोसिस पे। इसके डायग्नोसिस के लिए हम पहले पेशेंट को एग्जामिन कर लेते हैं, उसके बाद हम सोनोग्राफी में बेसिकली इसका डायग्नोसिस आ जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उसमें दिख जाता है कि गांठ कैसी है या कैसा एडिनोमायोसिस है, कितनी सूजन है, क्या है, या गांठ है तो किधर है गांठ, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है। 3 तरह से हो सकती है गांठ। जो गर्भाशय होता है उसमें अंदर की तरफ हो सकती है, मेन जो गर्भाशय की वॉल है उसमें हो सकती है, या गर्भाशय की बाहर की तरफ हो सकती है, तो वो सब हमें सोनोग्राफी में पता चल जाता है। उसके अलावा जब हम ये पता चल जाता है कि गांठ है या एडिनोमायोसिस है, तो हम कन्फर्मेटरी जो फाइंडिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल डेफिनेटिव डायग्नोसिस, वो हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके पता कर लेते हैं। उसमें हम नीचे से एंडोमेट्रियल लाइनिंग से लेके वो बायोप्सी में भिजवाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये कैंसर की गांठ नहीं है या कोई भी कैंसर के चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये पता लगा लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 99.9% पेशेंट्स में अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड आया है, सोनोग्राफी में आया है कि गर्भाशय में गांठ है, तो वो 99.9% नॉन कैंसरस ही होने वाली है। फिर भी हम एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा ट्रीटमेंट बदल जाता है पूरा। अगर कैंसर होगा तो अलग तरह से ट्रीट होगा, अगर नहीं होगा तो अलग तरह से ट्रीट होगा। तो मोस्टली मैं आपसे नॉन कैंसर के बारे में ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो मोस्टली 99.9% नॉर्मल ही होती है गांठ। हम बायोप्सी से उसका पता लगा लेते हैं। ये हो गया इसका सारा डायग्नोसिस। अब हम आना चाहेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम टेम्पररी, अगर हमको पेशेंट को बहुत कंप्लेंट नहीं है, अगर मेंसेस ज़्यादा उसको बहुत नहीं आ रहा है, सिर्फ पेन है, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, कोई भी पेन किलर दे सकते हैं, और हम हार्मोनल पिल से भी ट्राई कर सकते हैं कि ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल हो जाए। ये हम ट्राई कर सकते हैं 2-3 महीने तक। लेकिन अगर इससे नहीं होता है तो सर्जरी इसका अल्टीमेट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। सर्जरी से ये एकदम सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम बेसिकली हिस्टेरेक्टमी करते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन।
बच्चे दानी निकालने का ऑपरेशन 3 तरह से हो सकता है। एक एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी जिसमें हम पेट पे चीरा मार के गर्भाशय निकालेंगे। दूसरा होगा वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी जिसमें हम नीचे से खींच के यूट्रस निकालते हैं। तीसरा होता है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी जो सबसे लेटेस्ट है क्योंकि ये हम दूरबीन द्वारा करते हैं और इसमें हम कोई चीरा पेट पे नहीं आएगा, पेशेंट का कोई चीरा फाड़ी नहीं होगी, सिर्फ 4 होल होंगे। एक जो होगा 4 होल होते हैं, एक ऊपर होता है गर्भाशय के, 2 साइड में होते हैं और एक इस तरफ होता है, उससे हम कर सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सबसे अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड डे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, आज ऑपरेट हुआ नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। पेन पोस्ट ऑपरेटिवली कम होता है। 15 डेज़ के अंदर पेशेंट कैन रिज्यूम सारी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है वो, वेट लिफ्टिंग के अलावा। बस वो कुछ भारी ना उठाए, बाकी वो सब कर सकता है। घर के नॉर्मल काम, ऑफिस जाता है तो ऑफिस जा सकता है, पोस्ट ऑपरेटिवली एकदम नॉर्मल हो जाता है इसमें। उसके अलावा हम इसमें दूरबीन के अलावा, इसके अलावा अगर पेशेंट नहीं चाह रहा है तो हम एब्डोमिनल भी कर सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पर डॉक्टर के हिसाब से बेस्ट लैप्रोस्कोपिक रहता है। नमस्कार, थैंक यू।